नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 400 है। पार्ट नंबर 399 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 27 जो ना यहाँ पर 140 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 32 जो ना इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, 27 ले यहाँ पर 140 कैसे हो रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार से 32 को रखेंगे। देखिए तो 27 में क्या करेंगे, 27 में क्या करते हैं, 5 ले गुना करेंगे। जब 27 में 5 ले गुना कर देंगे तो 135 आ जाएगा, और 135 में क्या करते हैं, 5 को जोड़ देंगे, कितना गया, 140 आ गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए 32 में क्यों रखेंगे, ठीक है ना। तो 32 में क्या करते हैं, 5 ले गुना करेंगे और 5 को जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पर 32 दिख रहा है, 32 में अगर 5 ले गुना करेंगे ना तो कितना गया, 5 दूनी के 10 हो गया, ठीक है ना। 5 दूनी के 10 हो गया, और 3 5 15, 1 16 आ गया, कितना गया, 160 आ गया, और 160 में 5 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 165 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 165 हो गया। तो 165 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको 277 हो रहा है, 277 से क्या हो रहा है, 254 हो रहा है, 254 से 221 हो रहा है, 221 ले यहाँ पर 278 हो रहा है, 178 हो रहा है, और 178 से यहाँ पर 125 हो रहा है, 125 ले आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आपको 277 से क्या लिख रहे हैं, 254 लिख रहा है। तो 277 में क्या करते हैं ना, माइनस आपको 23 कर देंगे, ठीक है ना। यानी माइनस 23 करेंगे तो 254 आ जाएगा, और 254 से क्या लिख रहे हैं, 221 लिख रहे हैं। तो 254 में अगर माइनस कितना करते हैं, 33 को करेंगे, कितना देगा, 221 आ गया, और 221 ले क्या लिख रहा है, 178 लिख रहा है। तो 221 में क्या करते हैं ना, माइनस को 43 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 178 आ गया। 178 से क्या लिख रहे हैं, 125 लिख रहा है। तो 178 में यहाँ पर आपको 53 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। तो 125 में से क्या करते हैं ना, कौन सी संख्या को माइनस करेंगे, जो अगला संख्या ज्ञात होगा। उससे पहले एक बार नीचे ध्यान से देखिए, ये 23 ले क्या हो रहा है, ये 33 हो रहा है। तो 23 में अगर 10 को जोड़ देंगे 33 आ गया, और 33 ले क्या हो रहा है, यानी 43 हो रहा है। तो 43 यानी 10, 33 में भी 10 को जोड़ देंगे, कितना गया, 43 आ जाएगा। और 43 ले क्या लिख रहे हैं, 53 लिख रहे हैं। तो 43 में भी 10 को जोड़ देंगे, 53 आ जाएगा। तो 53 में भी क्या करते हैं, 10 को जोड़ते हैं। देखिए जब 53 में 10 को जोड़ देंगे, कितना गया, 3 कम 3 हो गया, 5 163 आ गया। यानी 125 में जब 63 को माइनस करेंगे ना, तो यहाँ पर कितना देगा, ये 62 आ गया, कितना गया, 62 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा देगा, 62 हो गया। तो 62 को देखते हैं कि ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या 74, 18, 536 में प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में से 2 घटाए जाए, तो बनने वाली नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक संख्या दिया है, ये संख्या बोल रहा है कि एक, यानी इन संख्या में विषम अंक में 1 को जोड़ देंगे, और तथा सम अंक में क्या करेंगे, 2 को घटा देंगे। घटाने के बाद में जो नई संख्या है ना, तो बताना है कि 1 से अधिक बार कितने अंक आएंगे, आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक कर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। आप देखेंगे ना कि यहाँ पर आपको संख्या क्या दिया है। देखिए संख्या यहाँ पर 74, 18, 336 दिया है। देखिए यहाँ पर लिखते हैं 74, ठीक है ना, 18, ठीक है, और 300 क्या लिख रहे हैं, 336 नहीं, 536 है, ठीक है ना, ये 536 लिखा है, ठीक है। ये संख्या लिख दिए। आगे बोल रहा है कि देखिए प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए, तो विषम संख्या में ना 1 को जोड़ देते हैं, ठीक है, 1 को जोड़ दिए, ठीक है ना। तो कितना गया, 8 आ गया। ये भी आपको विषम संख्या दिख रहा है, इसमें भी 1 को जोड़ देंगे, कितना गया, 2 आ गया, ठीक है ना। ये भी विषम संख्या, इसमें भी 2 को, सॉरी 1 को जोड़ना है ना, 1 को जोड़ देंगे,
तो 6 आ गया। और देखिए इसमें भी क्या करते हैं, 1 को जोड़ देंगे क्योंकि विषम संख्या है, एक 4 आ गया है, ठीक है ना। आगे देखिए, अब आगे इसमें क्या बोल रहा है, ठीक है ना। अब देखिए आगे बोल रहा है कि जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए। सम संख्या में 2 को घटाते हैं, ये सम संख्या दिख रहा है, इसमें 2 को माइनस कर लेंगे तो 2 आ गया। ये भी सम संख्या दिख रहा है, इसमें भी 2 माइनस करेंगे ना, 2 माइनस कर लेंगे, कितना आ गया, 6 आ गया है। अब देखिए ये 6 भी क्या दिख रहा है, सम संख्या, इसमें भी 2 को माइनस करेंगे, कितना आ गया, 4 आ गया। तो एक क्या बन गया, ये नई संख्या बन गया, ठीक है ना, ये नई संख्या बन गया, ठीक है, नई संख्या बन गया। तो बोल रहा है कि तो बनने वाली नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार हैं। अब बताना है कि जो नई संख्या बन गई ना, इसमें 1 से अधिक बार कितने अंक आया है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, ठीक है ना, 2 1 से अधिक बार आया। और देखिए 6 दिख रहा है, 6 भी 1 से अधिक बार आया है। और 4 भी क्या दिख रहा है, 1 से अधिक बार आया है। यानी इसमें कौन कौन सा संख्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है, 6 दिख रहा है और 4 दिख रहा है, जो कि आपको 3 ऐसी संख्या है जो 1 से अधिक बार आया है। कौन कौन सा संख्या है, तो देखिए 2 6 4, यहाँ पर 3 ऐसी संख्या है जो 1 से अधिक बार आया है। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में, यानी देखिए यहाँ पर जेल को क्या लिख रहे हैं, 34 57 और यहाँ पर एसरेस यानी ARCS को यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 1265 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो दी गई कुट भाषा में एक के लिए कूट क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक निश्चित कुट भाषा दी है, जिसमें यहाँ पर देखिए जेल को क्या लिख रहा है, यानी 34 57 लिख रहा है, यानी ARCS को क्या लिख रहे हैं, यानी 1265 लिख रहा है, ठीक है ना, कूटबद्ध किया जाता है। तो उसी कुट भाषा में बताना है कि को कैसे लिखा जाए। तो सबसे पहले यहां पर लिखते हैं ना, देखिए ये क्या लिख रहा है, जेल, जेल को यहां पर कैसे लिख रहा है। तो देखिए यहां पर आपको 34 57 दिया है, ठीक है, ये 34 57 दिया है, ठीक है ना, 57 हो गया। आगे बोल रहा है कि देखिए यहां पर आपको ए दिया है, आर दिया है, सी दिया है और एस दिया है। इनको क्या लिख रहा है, इनको 1264 लिख रहा है, ठीक है ना, 1265 लिख रहा है, ठीक है, 1265 लिख रहा है। तो आपको बताना क्या है कि ए का कूट क्या हो जाएगा, ठीक है ना, ए बराबर यानी ए का कूट क्या होगा। देखिए ए का कूट क्या होगा, तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखिए, इस तरह के सवाल में क्या करते हैं, इस तरह का सवाल आपको देखिए 2024 में या 25 में जो भी आपको NTPC ग्रेजुएट टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ है ना, उसमें क्या कर रहा है कि इस तरह का सवाल ही पूछ रहा है। देखिए यानी कोडिंग डिकोडिंग का इस तरह का सवाल पूछ रहा है। देखिए इसको बनाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, यानी यहाँ पर आपको अक्षर दिख रहा है ना, इसमें कॉमन मिलाइए, संख्या दिख रहा है, संख्या में भी एक कॉमन मिलाइए, जो कॉमन मिल जाएगा वही आपको ए का आंसर होगा। जैसे देखिए इसमें कॉमन मिलाते हैं और इसमें भी कॉमन मिलाते हैं। देखिए इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए एक कॉमन मिल रहा है और इसमें भी एक कॉमन मिल रहा है, दोनों में ये कॉमन मिल रहा है। देखिए आप संख्या में देखते हैं तो संख्या में कौन सा कॉमन मिल रहा है, देखिए तो संख्या में यहाँ पर आपको देखिए क्या दिख रहा है, 2 4, हाँ देखिए यहाँ पर दिख रहा है 5 दिख रहा है, 5 इसमें भी मिल रहा है और 5 इसमें भी मिल रहा है। तो ए का कूट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 यहाँ पर हो जाएगा। तो 5 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको आकृति दिया है, इन आकृति में बताना क्या है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इससे पहले यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यानी 2 आकृति दिख रहा है। ये 2 आकृति आपसे कैसे यानी फॉलो कर रहा है, ठीक है ना, उसी प्रकार से तीसरा आकृति को फॉलो करेंगे, ठीक है ना। देखिए तो सबसे पहले तीसरा आकृति को देखते हैं। यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, बीच वाली संख्या हमको ज्ञात करना है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, यानी 3 लिख रहा है, 12 लिख रहा है, 6 लिख रहा है। इन तीनों का आपस में क्या करेंगे ना, यहाँ पर 7 आ जाएगा। उसी प्रकार से 7 को 6 4 दिख रहा है, 13 दिख रहा है, इन सबको आपस में क्या करेंगे, ये 8 आ जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से 5 4 3 को क्या करते हैं कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर संख्या को रखा जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, तीनों को आपस में जोड़ते हैं। देखिए 3 12 और 6, तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 3 प्लस में 6 प्लस में 12, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना गया, 12 6 18। और यहाँ पर आपको देखिए नीचे जोड़ते हैं, ठीक है ना, इसको जोड़ेंगे तो कितना गया, 21 आ गया, ठीक है ना, 21 आ गया। इसको जोड़ने पर कितना गया, 21 आ गया। अब 21 ले 7 कैसे लाएंगे, देखिए 3 से भाग करते हैं, 3 7 21, यहाँ पर 7 आ गया है, जो कि देखिए यहाँ पर आपको 7 दिया हुआ है, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखते हैं दूसरा को, अगर दूसरा को देखते हैं 7 को 4 को और 13 को, तो यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, 7 लिख रहा है, फिर प्लस में 4 लिख रहा है, ठीक है, फिर प्लस में यहाँ पर आपको 13 दिया है। इन सबको आपस में जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे तो कितना गया, 13 7 कितना गया, 20 और 4 24, यहाँ पर 24 आ गया, ठीक है ना।
24/3 को करते हैं तब ना आ जाएगा 38 के 24, यानी 8 मिनट में भी कट गया है, जो कि यहाँ पर देखिए 8 आ गया है। यानी क्या कर रहा है कि सबको जोड़कर और 3 से भाग कर देंगे तो बीच वाली संख्या आ जा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से इसको भी क्या करते हैं, रखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 5 दिया है, फिर प्लस में 4 दिया है, फिर प्लस में 3 दिया है। इन सबको जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 3 12, कितना गया 12। 12 में 3 से भाग करेंगे, 3 चौके 12, यहाँ पर कितना गया है, ये 4 आ गया। कितना गया यहाँ पर, अब 4 आ गया। यानी इस प्रश्नावली के चिन्ह पर कौन सी संख्या बढ़ जाएगा, 4 हो गया। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी देखिए यहाँ पर 3 जो है ना वो त्रिभुज ले समेत है। एक उसी प्रकार से बताना है कि 6 जो है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपको जो आखिर दिया है ना यहाँ पर त्रिभुज, वो 3 से कैसे समेत है, उसी प्रकार से यहाँ पर शब्द कौन से रखेंगे जो 6 से समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर त्रिभुज में कितने भुजा होता है, देखिए त्रिभुज में कितने भुजा होता है, तो त्रिभुज में यहाँ पर देखिए त्रिभुज में 3 भुजा होता है। तो यहाँ पर भुजा को रखेगा, ठीक है, भुजा होता है, ठीक है ना, है। देखिए त्रिभुज में 3 भुजा होता है, इसीलिए आपको 3 से समेत दिया गया है। ठीक है, जैसे हो गया, उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सा शब्द को रखेंगे ना जो 6 से समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, षष्ठभुज, षष्ठभुज दिख रहा है। यानी षष्ठभुज में क्या हो गया, देखिए यहाँ पर रखते हैं, यानी षष्ठ, यहाँ पर ट दिया ना, देखिए यानी षष्ठभुज हो गया। ठीक है ना, षष्ठभुज, यानी षष्ठभुज में कितने भुजा होते हैं, तो यहाँ पर भुजा, ठीक है ना, होता है। देखिए षष्ठभुज में 6 भुजा होते हैं, तो यहाँ पर षष्ठभुज हो गया। देखिए 5 भुज में होता है, नहीं 5 भुज में 5 को भुजा होता है, वर्ग में नहीं होता है, आयत में नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर षष्ठभुज दिख रहा है। जिस प्रकार से देखिए त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, उसी प्रकार से षष्ठभुज में कितने होते हैं, 6 भुजा होते हैं। तो यहाँ पर 6 भुजा हो गया, तो षष्ठभुज भरा जाएगा। तो षष्ठभुज देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यानी ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या और प्रतीक है श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपको देखिए एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में क्या पूछ रहा है, आपको सवाल यहाँ से पूछा है, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और बाद भी एक क्या है, संख्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर दिख रहा है ये एक श्रृंखला दी है, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि देखिए निम्नलिखित संख्या और प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी इसका कहने का मतलब कि नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि देखिए सवाल यहाँ से पूछा है ऐसे कितने प्रतीक हैं। देखिए ऐसे कितने प्रतीक हैं, इसमें बताना क्या है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है, जिनके पहले क्या है, एक संख्या है, ठीक है ना, एक संख्या है। और बोल रहा है कि और ठीक बाद में भी ये क्या है, संख्या है, यानी एक संख्या है। यहाँ पर भी एक क्या दिख रहा है, संख्या दिख रहा है। यानी इसका कहने का मतलब कि इन श्रृंखला में बताना है कि आपको कैसे, यानी इसमें ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके पहले भी संख्या है, जिसके बाद भी संख्या है। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, श्रृंखला में देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक प्रतीक दिख रहा है, इसके पहले भी एक संख्या दिख रहा है, इसके बाद भी एक संख्या दिख रहा है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर भी प्रतीक दिख रहा है, इसके पहले भी संख्या है, इसके बाद भी संख्या दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रतीक दिख रहा है, इसके पहले भी संख्या है, इसके बाद भी संख्या दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी प्रतीक दिख रहा है, इसके पहले भी संख्या है, इसके बाद भी संख्या दिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी आपको प्रतीक दिख रहा है, इसके पहले भी संख्या है, इसके बाद भी संख्या है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर देखिए ये प्रतीक दिख रहा है, इसके पहले भी संख्या है, इसके बाद भी संख्या दिख रहा है। कितना दिख रहा है, देखिए तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, अब दिख रहा है कहीं इसमें नहीं दिख रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी 6 ऐसी प्रतीक है जिसके पहले संख्या है, जिसके बाद भी संख्या है। तो 6 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए हैं, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समेत है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए यहाँ पर राजा दिया है, पिता दिया है और रानी दिया है। तो सबसे कॉमन इसमें क्या दिख रहा है, यानी पिता दिख रहा है। मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं सबसे कॉमन क्या देखते हैं, पिता को रखते हैं, ठीक है ना। ये पिता हो गया, यानी कुछ पिता क्या होता है, राजा होता है,
कुछ पिता क्या होता है, ये राजा होता है, ठीक है ना। कुछ पिता राजा होता है, लेकिन कुछ पिता रानी थोड़ी हो जाएगी, नहीं, रानी आपको अलग दिखेगा, ठीक है ना। ये रानी दिख रहा है, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। क्या दिख रहा है, सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको पिता दिख रहा है, यानी देखिए पिता हो गया, यानी कुछ पिता क्या होता है ना, राजा भी होता है, और कुछ राजा भी क्या होता है, पिता होता है, लेकिन रानी आपको अलग दिख रहा है। इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए ABCDEF है और G एक गोल मेज परित केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं, यानी BF के तीसरे, देखिए बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी CD के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, और AC के बीच में F बैठा है। तो GB का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो D के बाएं से देखिए गिनने पर A और D के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए यानी ABCDEF है और यहाँ पर G दिया है, एक गोल मेज परित केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो कितने, 2 2 4 2 6 1 7 7 व्यक्ति हैं जो केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए। जैसे देखिए यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 2 4 हो गया, 4 2 6 हो गया, 6 1 7 हो गया। ये सभी क्या है, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है ना। ये केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि BF के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। जो B है ना B, तो B को कहाँ रखते हैं, जो F के बाएं से तीसरे स्थान पर है। देखिए तो B को मान लीजिए यहाँ पर रख लेते हैं, B को यहाँ पर रखते हैं। B के बाएं से क्या दिख रहा है, तीसरे स्थान पर कौन दिख रहा है, यानी F दिख रहा है। तो B के बाएं से, हाँ B के बाएं से तीसरे स्थान पर F दिख रहा है, तो बाएं से ना, तो इधर बैठा है, तो तीसरे स्थान पर B के 1 2 3 तीसरे स्थान पर जा रहा है, नहीं B के बाएं से तीसरे स्थान पर, तो यहाँ पर 1 2 यहाँ पर आपको दिख रहा है। देखिए तीसरे स्थान पर, तो यहाँ पर आपको क्या रखते हैं, F को रखते हैं, ठीक है। आगे देखिए B के दिख रहा है, आपको दिख रहा है, आगे बोल रहा है, ठीक है ना। अब देखिए आगे बोल रहा है कि CD के बाएं से देखिए दूसरे स्थान पर बैठा है, लेकिन C जो ना C वो D के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो देखिए यहाँ पर आपको D को रखते हैं, D के बाएं तरफ से क्या है, दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, C बैठा है, तो यहाँ पर C को रख लेंगे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर आगे दिख रहा है, अब आगे बोल रहा है कि A और C के बीच में F बैठा है, A और C के बीच में F बैठा है। तो मान लीजिए A दिख रहा है, यहाँ पर A रखते हैं, A और C के बीच में क्या दिख रहा है, F दिख रहा है, ठीक है ना, F दिख रहा है, ठीक है, F हो गया। आगे दिख रहा है C और F के बीच में क्या बैठा है, C और A के बीच में F बैठा है, ठीक है। आगे देखिए कि G B का निकटतम पड़ोसी नहीं है, लेकिन G जो है ना वो B का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो B का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो B का निकटतम यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा, लेकिन नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ पर रखते हैं, वो B का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब बोल रहा है कि D के बाएं से गिनने पर A और D के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पर आपको एक छूट गया जो कि E होगा, ठीक है ना, E हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि देखिए अगर D के बाएं से, देखिए D के बाएं से गिनने पर A और D के बीच में, तो D के दिख रहा है E, D के बाएं से गिनने पर, तो D के बाएं इधर आता है, ठीक है। तो D के देखिए बाएं से गिनने पर, यानी बोल रहा है ना कि D और A के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो D दिख रहा है इधर, D दिख रहा है और ये दिख रहा है। देखिए यहाँ से लिखते हैं D के बाएं तरफ से, ठीक है। देखिए ये D दिख रहा है और ये दिख रहा है, D और A के बीच में बोल रहा है कि कितने व्यक्ति हैं, यानी बाएं तरफ से गिनने पर, तो 1 2 3 3 व्यक्ति दिख रहे हैं ना, ये 3 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 व्यक्ति देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर हाँ 3 व्यक्ति ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या यहाँ पर 1845 है, ठीक है, और 637 में प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में से 2 घटाए जाए, तो बाईं ओर से दूसरे तथा दाईं ओर से दूसरे अंकों का योगफल कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक संख्या दिया है, इन संख्या में बोल रहा है कि विषम अंक में 1 को जोड़ देंगे और सम संख्या में 2 को घटा देंगे। घटाने के बाद में जो नई संख्या बन गया वो दाहिने से दूसरा और बाएं से दूसरा दोनों का योगफल ज्ञात करना है। देखिए इस तरह के जो सवाल है ना, हर एक शिफ्ट में कम से कम आपको 2 सवाल पूछ रहे हैं। देखिए 2025 में जब NTPC ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट का हुआ है, उसमें कम से कम आपको 2 सवाल पूछ रहा है, ठीक है ना। देखिए इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है, इस संख्या लिखना है। तो यहाँ पर आपको संख्या क्या लिख रहा है, 18 लिख रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको 45 लिख रहा है, फिर यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, 637 दिया है, यानी 637 लिख रहा है, ठीक है, 37 हो गया। अब आपसे क्या बोल रहा है कि प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए, तो विषम संख्या में 1 को जोड़ देते हैं। यहाँ पर 1 को जोड़ेंगे 2 आ गया है, इसमें भी 1 को जोड़ देंगे, कितना गया, हाँ 6 आ गया। फिर इसमें भी 1 को जोड़ देंगे
तो यहाँ पर कितना गया, ये 4 आ जाएगा। फिर इसमें भी 1 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपको 8 आ जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पर 1 जोड़ना है ना, यहाँ पर जोड़ेंगे 8 आ गया, ठीक है। आगे देखिए, आगे इसमें क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए। तो सम संख्या में 2 घटाते हैं, देखिए सम संख्या दिख रहा है, इसमें 2 को घटाएंगे 6 बचेगा, इसमें भी 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, इसमें भी 2 को घटाएंगे तो 4 बच गया, ठीक है, बन गया। तो बोल रहा है कि तो बाईं ओर से दूसरा अंक, तो यहाँ पर बोल रहा है कि बाईं ओर से दूसरा अंक, देखिए ये बायां होता है, ठीक है ना, ये बाएं होता है, इधर से दाहिने होता है। तो बाएं से दूसरा अंक क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है। बोल रहा है कि तथा दाईं ओर से दूसरा अंक है, तो दाईं ओर से दूसरा अंक क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। का योगफल कितना हो गया, देखिए ये बताना है कि देखिए बाईं ओर से दूसरा अंक है और दाहिने ओर से दूसरा अंक, इन दोनों का योगफल ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर ये दोनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। जब दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 4 और 6 कितना गया, 6 4 कितना क्या, 10 आ जाएगा, कितना क्या, 10 आ जाएगा। तो 10 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये आपको 2 समुच्चय दिया है, ये 2 समुच्चय जिस प्रकार से आपस में संबंधित है ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 4 ऑप्शन जो है ना, इसमें से कौन सा एक समुच्चय है जो इसके जैसा ही आपको संबंधित दिख रही है। देखिए तो सबसे पहले देखते हैं कि दोनों आपस में समुच्चय है ना, वो आपस में कैसे संबंधित दिख रही है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको पहले इसको रखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 29 दिख रहा है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आपको 41 दिख रहा है, फिर ये 53 दिख रहा है। ये आपस में कैसे दिख रहा है, देखिए 29 में क्या करते हैं, 29 में अगर 12 को जोड़ देंगे ना 41 आ जाएगा। 41 लेकर लिख रहे हैं, 53 लिख रहा है, 41 में भी 12 को जोड़ेंगे 53 आ गया। उसी प्रकार से देखिए अब दूसरा को रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, 37 लिख रहा है, फिर यहाँ पर आपको 49 लिख रहा है, फिर यहाँ पर आपको 61 लिख रहा है। देखिए 37 में अगर क्या करते हैं, 12 को जोड़ देंगे, यहाँ पर 49 आ गया, 49 लेकर लिख रहा है, 61 लिख रहा है, तो 49 में भी 12 को जोड़ेंगे 61 आ गया, ठीक है ना। यानी 12 12 को जोड़ रहा है। उसी प्रकार से क्या करते हैं ना, इन चारों ऑप्शन में से देखते हैं कि कौन सा इसके जोड़ने पर इसके जैसा आपको संख्या संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर आपको कौन सा दिख रहा है, अगर ये देखिए, अगर इसमें क्या करते हैं, 40 में अगर 12 को जोड़ देंगे कितना गया, तो 40 में देखिए अगर मान लीजिए ये 40 दिख रहा है ना, अगर इसमें 12 को जोड़ देंगे तो 52 आ गया, ठीक है। लेकिन 52 में क्या करते हैं, 52 में अगर 12 को जोड़ेंगे, देखिए 52 दिख रहा है, इसमें से 12 को जोड़ देंगे तो 4 हो गया और एक 6 आ गया, 64 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर तो 74 लिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, ये नहीं दिख रहा है, ये नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन बी को देखते हैं, ऑप्शन बी में क्या लिख रहा है, ये 53 लिख रहा है, देखिए 53 दिया है, फिर यहाँ पर आपको 65 दिया है, फिर यहाँ पर 77 दिया है, ठीक है ना। अब देखिए यानी 12 को क्या करते हैं ना, देखिए 53 में अगर 12 को जोड़ते हैं तो 65 आ जाएगा, ठीक है। और 65 में भी क्या करते हैं, यहाँ पर 12 को जोड़ते हैं तो यानी देखिए 77 आ गया, यानी इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर बी आपको सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों समुच्चय जिस प्रकार से आपस में दिए ना, उसके जैसा समुच्चय आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपको सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपको सही हो गया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है, ठीक है ना। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। कथन क्या बोल रहा है कि सभी चेन क्या है, बेसलेट हैं, तो सभी चेन को रखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, चेन, जो सभी चेन है ना क्या है, बेसलेट है, तो यहाँ पर आपको बेसलेट में रखते हैं, ठीक है ना। ये बेसलेट हो गया, सभी बेसलेट है। आगे बोल रहा है कि सभी बेसलेट रिंग है, लेकिन सभी बेसलेट जो है ना तो क्या है, रिंग है, ये रिंग में रखेंगे, रिंग है। आगे बोल रहा है कि कुछ रिंग टॉप है, लेकिन कुछ रिंग जो है ना तो टॉप में दिख रहा है, ठीक है ना, ये टॉप दिख रहा है, ठीक है, टॉप है, यहाँ पर आपको टॉप है। ये क्या बोल रहा है, कथन बोल रहा है। कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर निष्कर्ष क्या बोल रहा है। निष्कर्ष में पहला दिया है कि सभी चेन रिंग है। सभी देखिए यहाँ पर चेन दिख रहा है, ये सभी चेन क्या दिख रहा है, रिंग दिख रहा है, नहीं सभी चेन रिंग नहीं दिख रहा है, सभी रिंग के अंदर में चेन दिख रहा है। ये बोल रहा है कि सभी चेन के अंदर में रिंग है, नहीं ये गलत, क्या नहीं। अब से देखिए, फिर से देखिए, यानी सभी चेन रिंग है, हाँ सभी जो चेन है ना वो रिंग के अंदर में है, ये सही बोल रहा है। सभी जो रिंग है, सभी जो चेन है ना वो रिंग के अंदर में है, ये सही बोल रहा है, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा इसमें क्या बोल रहा है कि कुछ टॉप चेन है,
कुछ जो टॉप है ना वो चेन है। देखिए यहाँ पर आपको टॉप दिख रहा है और ये आपको चेन दिख रहा है। कुछ टॉप और चेन से समय दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है गलत बोल रहा है। तो एक आपको सही बोल रहा है, वन आपको सही बोल रहा है। तो वन किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। देखिए केवल निष्कर्ष वन अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए दो शहरों के बीच की दूरी यानी 90 किलोमीटर 90 किलोमीटर है। ठीक है, एक ट्रेन की जाने की यात्रा, देखिए जाने की यात्रा में 2 घंटे और वापस आने की यात्रा में 3 घंटे समय लेती हैं। तो दी गई दूरी यात्रा ट्रेन की औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, दो शहर है, बोल रहा है कि दो शहरों के बीच की दूरी है। दो शहरों के बीच की दूरी कितना है? वो 90 किलोमीटर है। ठीक है, बोल रहा है कि एक ट्रेन अपने जाने की यात्रा में 2 घंटे समय लेती हैं और वापस आने में कितने यात्रा करती हैं? 3 घंटे समय लेती हैं। तो जो दी गई दूरी है ना, वो दूरी का क्या करना है? औसत चाल ज्ञात करना है। ठीक है, औसत चाल यानी से कहने का मतलब क्या दिख रहा है कि दो शहर है, दो शहरों के बीच की दूरी कितना है? 90 किलोमीटर है। जब एक ट्रेन जा रही है तो 3 घंटे लगा रही है, और अगर उधर से आ रही है तो कितना लगा रही है? 3 घंटा लगा रही है। 2 घंटा 3 घंटा लगा रही है। तो औसत चाल बताना है। क्या बताना है? औसत चाल ज्ञात करना है। औसत चाल ज्ञात करने के लिए सबसे क्या करते हैं, एक फार्मूला होता है। क्या होता है? जिससे यहाँ पर आपको औसत चाल निकालते हैं। देखिए औसत, ठीक है ना, यहाँ पर आपको चाल हो गया है। औसत चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। दूरी बटा समय यानी कुल दूरी और कुल समय, तो दूरी बटा समय रखिए ना यहाँ पर। ठीक है ना, दूरी बटा समय। देखिए अब इसी पर हमको बैठा देना है, अब कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बैठाते हैं। तो दूरी कितना दिया है? यहीं से लिख लें, हाँ यहीं से देखिए, यहीं से बनाते हैं। यानी कुल दूरी कितना दिया है? कुल दूरी कितना दिया है? 90 किलोमीटर दिया है। ठीक है, 90 रखेंगे। लेकिन दो देख रहे हैं, दो शहरों के बीच में बोल रहा है, तो यहाँ पर 2 से गुना कर लेंगे। ठीक है ना, 2 से गुना करेंगे और देखिए 3 घंटे और कितना? 4 घंटे, सॉरी 3 घंटे और 2 घंटे चल रहा है। तो 3 घंटे और 2 घंटे इन दोनों का आपस में क्या करेंगे? जोड़ेंगे, क्योंकि कुल दूरी है। अब इसको देखिए 9 दूनी का 18 हो गया, 180 हो गया, और 3 दू 5 हो गया, और यहाँ पर कितना गया? तो 36 18, तो यहाँ पर आपको कितना देगा? ये 36 मिनट में आ जाएगा। ठीक है ना, 36 मिनट में कट गया। जब 36 मिनट में कट गया ना, तो कितना गया? देखिए यहाँ पर 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक है, प्रति घंटा। तो वही पूछा है कि दी गई, देखिए दी गई पूरी यात्रा में ट्रेन की औसत चाल ज्ञात कीजिए। यानी ट्रेन की औसत चाल ज्ञात करना है। तो औसत चाल कितना गया? यानी देखिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक लड़का अपने घर से स्कूल यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। तो यहाँ पर लड़के की औसत चाल यानी क्या है? देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है। देखिए जो इससे पहले वाला सवाल बना है 13, उसी के जैसा आपको क्या दिख रहा है? ये 14 भी सवाल है, लेकिन उसमें ट्रेन से पूछ रहा है, इसमें लड़के क्या पूछ रहा है। ठीक है ना, देखिए कैसे इसमें पूछ रहा है। एक लड़का अपने घर से यानी कितना चल रहा है? देखिए यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और क्या करता है? दूसरी जो ट्रेन है, देखिए दूसरी जो लड़का है वो यहाँ पर एक ही लड़का है, लेकिन क्या कर रहा है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ रहा है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वापस चल रहा है। ठीक है, चल जा रहा है। तो लड़के की औसत चाल ज्ञात करना है। इसमें भी क्या करेंगे? उसी तरीका से रखेंगे, यानी औसत चाल। देखिए यहाँ पर औसत, ठीक है ना, ये चाल हो गया। तो औसत चाल बराबर क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है। जैसे क्या होता है? 2 को दिया ना, एक तरफ से जा रहा है और एक तरफ से आ रहा है, तो दोनों क्या करेंगे? तो 2 रख लेंगे, और देखिए 2 रखेंगे, x रखेंगे और y रखेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या रखते हैं? तो x प्लस y रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों को चाल जोड़ेंगे। ठीक है ना, चाल को जोड़ लेंगे, यानी वही होता है कि देखिए दूरी बटा समय, वही हो गया ना, दूरी बटा समय। तो ये फार्मूला हो गया। ठीक है, यहाँ पर फार्मूला ऐसे रखेंगे। ठीक है, यानी औसत चाल हो गया ना, तो औसत चाल मान लीजिए फार्मूला हो गया। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। अब इसी फार्मूला पर हमको बैठा देना है, कुछ नहीं करना है। देखिए तो यहाँ पर 2 का 2 रख लेंगे। ठीक है, और x क्या, यानी 1 चल रहा है तो कितना गया? ये 5 किलोमीटर हो गया। ठीक है ना, 1 चल रहा है तो ये कितना गया? गुना में कितना करेंगे? 5 किलोमीटर। फिर कितना चल रहा है? वापस आ रहा है 10 किलोमीटर की घंटा से आ रहा है, और कितना चल रहा है? तो यहाँ पर 5 हो गया। देखिए 5 प्लस 10 को जोड़ देंगे। अब इसको जोड़ते हैं, कितना गया? 10 पच्चे 50, दोनों को 100 आ गया। ठीक है ना, 100 आ गया। अब इसको जोड़ेंगे तो ये 15 गया। अब इसको सोल्व करेंगे, यानी भाग करेंगे। जब भाग करेंगे तो कितना गया? 5 3 15, 20 5 100, 20 5 100, 3 5 15। ठीक है ना, तो कितना गया? देखिए 20 बटा में
3 आ गया। जब 20/3 आ गया ना, इसको भी भाग करेंगे तो 6 18, तो यहाँ पर कितना आ गया 6 18, 6 2/3, ठीक है ना, 6 2/3 यानी किलोमीटर आ गया, ठीक है ना, किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। यानी देखिए 16 पूर्णांक 6 18 नहीं 6 18 ना, 16 कहाँ से आ जाएगा, यहाँ पर आपको 6 18 दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये 6 18 है, तो 6 18 गया, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यानी 6 पूर्णांक 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा। देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है ना। इसका औसत चाल कितना गया, तो यहाँ पर देखिए यानी 6 किलोमीटर 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा गया, तो 6 पूर्णांक 2/3 किलोमीटर। देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए कि दो मित्रों राम और श्याम की आयु का अनुपात 5:3 है। यदि राम श्याम से 12 वर्ष बड़ा है तो श्याम की आयु कितनी है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 2 मित्र हैं, ठीक है, 2 मित्र है जो राम और श्याम है, जिनकी आयु का अनुपात कितना दिया, यानी 5:3 दिया है। जैसे देखिए यहाँ पर आ रहा है राम हो गया और ये श्याम हो गया। राम का कितना दिख रहा है, तो 5 दिख रहा है, और इसको क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, यानी 3 x हो गया और ये 5 x हो गया, ठीक है ना। राम और श्याम की औसत आयु दिखा रहा है, ठीक है ना, औसत आयु दिखा रहा है, यानी आयु का अनुपात भी दिया है। तो अनुपात निकाल दिए। आप देखिए जब अनुपात निकाल दिया ना, अब आपको क्या बोल रहा है कि राम श्याम से 12 वर्ष बड़ा है। तो राम जो है ना श्याम से 12 वर्ष बड़ा है, तो यहाँ पर देखिए राम और श्याम, तब 5x माइनस ना बड़ा कर रहे थे, यहाँ पर माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको 3x बराबर में कितना आ गया 12, यानी 2x बराबर में कितना आ गया 12, यानी इसको काटेंगे तो x बराबर कितना गया 6 आ गया। जब x बराबर 6 आ गया ना, तो आपसे क्या बोल रहा है कि राम जो देखिए श्याम है ना, यहाँ पर श्याम की आयु बताना है, श्याम की आयु। तो श्याम की आयु कितना है, देखिए ए से, तो श्याम की आयु क्या दिख रहा था 3x, ठीक है ना, 3x। तो 3 का 3 रख लेंगे और x का मान कितना है 6, तो 6 3 कितना गया 18 गया, यानी 18 वर्ष आ गया, क्या गया 18 वर्ष। तो आप सभी बोल रहे हैं तो श्याम की आयु कितनी है, तो श्याम की आयु 18 वर्ष है। तो 18 वर्ष देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।